Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. So, हाई कोर्ट की अगर हम हाई कोर्ट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट जुडिशरी दोस्तों. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ऑलरेडी मैं लेक्चर बना चुका हूं. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाएं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का लेक्चर जरूर देखें. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार एज इंडियन जुडिशरी इज कंसर्न. जुडिशरी को आप मैं चाहूंगा जब भी पढ़ें तो पूरा इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ें. वी स्टार्टेड विद द चैप्टर इन जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म पे मैंने लेक्चर बनाया है. उसी का आउटकम डायरेक्टली पीआईएल है. उस पर मैंने लेक्चर बनाया है. पीआईएल के बाद वी वेंट डाउन केम डाउन टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड नाउ वी कम डाउन टू द हाई कोर्ट. अब हाई कोर्ट का दोस्तों सबसे पहले आपको मैं कुछ पॉइंट्स हाई कोर्ट से रिलेटेड बताता हूँ. जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट में जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, सबसे उच्च न्यायालय स्टेट का, वो हमारा हाई कोर्ट होता है. और हाई कोर्ट के पास स्टेट से रिलेटेड हाईएस्ट पावर्स होती हैं सारे के सारे स्टेट से रिलेटेड केसेस को जजमेंट देने की और सॉल्व करने की. राइट. अब सारे के साथ डिटेल प्रोविजंस क्या है हम आगे देखते हैं. और इंडियन जुडिशरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. पहला जो हाई कोर्ट है दोस्तों हमारे देश में 1892 में कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में खोले गए थे. जो फर्स्ट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया थे वो कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास के थे. मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव के लिए इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा हिस्टोरिकली भी पता हो कि हाई कोर्ट्स कहाँ से आए. और ये जो हाई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद आया. इवन ब्रिटिशर्स के टाइम से, ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे हमारे देश में, तब से हाई कोर्ट्स जो हमारे एस्टैब्लिश हुए गए हैं मोर और लेस उनको तब से ही आज भी कंटिन्यू किया जा रहा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस हाई कोर्ट है दोस्तों, वो 1866 में एस्टैब्लिश किया गया. इलाहाबाद हाई कोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनके हाई कोर्ट्स उनके कैपिटल्स में होते हैं. जैसे कि छत्तीस बट जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट, ऑफ कोर्स इट इज़ इन दिल्ली. और बहुत सारे कोर्ट्स को आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारे स्टेट्स को देख लीजिए. ज़्यादातर एग्जांपल्स आपको मिलेंगे कैपिटल्स में, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हाई कोर्ट है ऑफ द स्टेट इज नॉट इन द कैपिटल बट इट इज इन सम अदर सिटी. जैसे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट इज सिचुएटेड इन बिलासपुर विच इज नॉट द कैपिटल. सिमिलरली यूपी का कैपिटल बीइंग लखनऊ, लेकिन इलाहाबाद में वहाँ का हाई कोर्ट यूपी का सिचुएटेड है. 1866 में उसको एस्टैब्लिश किया गया. इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और है कि पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स और यूटीज. यानी कि मान लीजिए यदि छोटे स्टेट हैं या यूटी छोटा है जहाँ पे कम केसेस आते हैं या फिर केस लोड वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है, तो पार्लियामेंट चाहे तो दो से ज़्यादा स्टेट्स का काम एक ही हाई कोर्ट को सौंप सकता है, कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है. 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया गया है. ठीक दोस्तों, तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे कि आप जानेंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ टू सिटीज, टू स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा. तो वहाँ का जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, वो पंजाब के केसेस में डील करता है और हरियाणा के केसेस को भी डील करता है. तो ये प्रोविजन पार्लियामेंट चाहे तो बना सकता है. जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं हाई कोर्ट से रिलेटेड वो पार्ट 6 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल्स हैं 214 से 231. प्लीज इन आर्टिकल्स को याद रखते चलिए. जब मेरा पूरा लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, तो आपकी रिक्वेस्ट बहुत लोगों ने मुझे की है कि एक रिवीजन की स्ट्रैटेजी अच्छी बताओ. तो मैं सारे आर्टिकल्स और सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स और सारे के सारे पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ एक लेक्चर में समरी की फॉर्म बनाऊंगा, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें जल्दी और आसानी से याद हो सकें. बिकॉज अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स, करीब 50 लेक्चर्स में बना चुका हूँ दोस्तों, और 50 लेक्चर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने बता दी है. तो ऑफकोर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट लेकिन मैं एक लेक्चर जरूर बनाऊंगा जहाँ पे आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स और तरीके बताऊंगा कि कैसे एक जगह पे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं. अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता है. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर प्रेसिडेंट के हाथ में छोड़ी हुई है. तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे. तो ये पावर प्रेसिडेंट के हाथ में दे रखी है. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है. वेयर सुप्रीम कोर्ट के केस में ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के केस में उसका ऑर्गेनाइजेशन फिक्स है, उसमें नंबर ऑफ जजेस, उसमें
कितने होंगे, बेंच कितनी होगी, सारी की सारी पहले से प्री डिसाइडेड है पार्लियामेंट के द्वारा। जब सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर मैं बनाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट में वहां पे आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या प्रोविजंस है। हालांकि टाइम टू टाइम ये चेंज भी होते हैं, बट जो भी लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट एडिशन के जो डेटा है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और आप करंट अफेयर से अपडेट रहिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पता चलती रहे। तो आइए दोस्तों हम पॉइंट जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। जजेस की अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें दोस्तों, पहले हम बात करते हैं चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपको हो सकता है लगे कि भाई जो हमारे क्या कहते हैं हाई कोर्ट है वो तो स्टेट में है, तो स्टेट के सारे अपॉइंटमेंट्स तो गवर्नर को करने चाहिए। तो हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में इसका आंसर गवर्नर दे दें, बट नहीं दोस्तों, हाई कोर्ट का जज को भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ऑफ कोर्स कंसल्टेशन लेते हैं, किसकी किसकी? गवर्नर की लेते हैं स्टेट के, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लेते हैं। और क्या आप लोग आंसर कर सकते हैं कि क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लेते हैं? जरूर, मुझे लगता है कि आप बात को समझ गए होंगे। बिकॉज जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है फ्रॉम दी अदर विंग्स, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अगर सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर के हाथ में हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की पावर हो गई, तो फिर तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर हो गई, किसको? जुडिशरी के मेंबर्स को अपॉइंट करने की। तो ये तो फिर एक तरह से कंट्रोल हो गया एग्जीक्यूटिव का ओवर जुडिशरी, विच इज रॉन्ग। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सजेशन वहां पे आता है, उसकी कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस के बाद ही किसी भी बंदे को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक। अदर जजेस की भी अगर हम बात करें तो अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, गवर्नर को कंसल्ट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करते हैं, और साथ साथ अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी कंसल्टेशन के कमिटी में आ जाएंगे, क्योंकि बाकी जजेस के ऊपर हमारे चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट ये है कि यदि हाई कोर्ट कॉमन है, बहुत सारे स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट है, तो जो भी जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के सभी गवर्नर, सभी स्टेट्स के गवर्नर्स को भी कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट होगा, सभी का, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन हाई कोर्ट है तो सबकी कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़ेगी। और सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नो हाई कोर्ट जज कैन बी अपॉइंटेड विदाउट द कॉन्फ्रेंस और ओपिनियन ऑफ सीजीआई। मैंने आपको बताया भी है अभी से ही, मैंने पहले ही बता दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंस जुडिशरी का इंश्योर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। पर ये कौन से केस में अपहेल्ड किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के सेकंड जजेस केस में अपहेल्ड किया गया था। सारे के सारे केसेस क्या है? फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको सेपरेटली जाके एक बार डिटेल में रीड करें कि ये क्या केसेस थे और उनमें क्या क्या जजमेंट सुनाए गए। हालांकि इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में भी करूंगा, वहां पे आपको डिटेल में बात करूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जजेस केसेस क्या क्या थे और उनके क्या क्या जजमेंट्स थी। थर्ड जजेस केसेस में ये कहा गया था कि सीजीआई शुड कंसल्ट अ कोलिजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थर्ड जजेस केस में उन्होंने ये बोल दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी खाली पर्सनल अपने खुद के ओपिनियन से काम नहीं होगा, उसको सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जजेस की कोलिजियम को कंसल्ट भी करना पड़ेगा, खाली अकेले का ओपिनियन से काम नहीं चलेगा। अगेन देखिए, जुडिशरी अपनी खुद की इंडिपेंडेंस और पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए सिर्फ सीजीआई को हमने अपॉइंटमेंट के लिए रखा है कंसल्टेशन कमेटी में, तो सीजीआई को एक बंदे को तो मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि हो सकता है कि भाई एग्जीक्यूटिव वाले प्रेसिडेंट गवर्नर को तो अपने अंडर में कर लेंगे, साथ ही साथ एक बंदा सीजीआई है तो उसको भी मान लो मना लिया, उसको भी अपने फेवर में मान लो मना लिया, मैनिपुलेट कर लिया, कैसे भी करके पैसा खिला दिया भ्रष्टाचार करके, तो मैनिपुलेट आसानी से हो गया। तो अभी भी इतना ज्यादा इंडिपेंडेंस जुडिशरी का नहीं देखने को मिल रहा है, पर अगर 2 और जजेस हम जोड़ देंगे तो अब फिर तीनों लोगों का कॉन्फ्रेंस होना और उनको मैनिपुलेट करना थोड़ा और कठिन हो जाएगा। तो अगेन देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट अपना केस जजमेंट यही सुना रहा है कि जुडिशरी का और स्ट्रिक्टर इंडिपेंडेंस होना चाहिए। अब हाई कोर्ट के इंडिपेंडेंस के क्या क्या प्रोविजन है दोस्तों? बहुत सिंपल है, बड़े लॉजिकल और बहुत ही रैशनल सारे के सारे पॉइंट्स हैं, और एग्जैक्टली सेम पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में होंगे, तो इसलिए बहुत एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जब लेक्चर बनाऊंगा तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि मैंने एग्जैक्टली सेम आपको एक्सप्लेन हाई कोर्ट में कर रखा है। इंडिपेंडेंस के लिए जो जो आप लॉजिकली कॉमन सेंस दिमाग में सोच सकते हैं वही सारे पॉइंट्स हैं। पहला है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर रिटायरमेंट हो गई जज की, उसके बाद वो दोबारा से कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस का चांस दिया जाएगा तो वो फेवरेटिज्म कर सकता है जज, क्योंकि अब उसके पास इंसेंटिव नहीं है, उसकी ऑलरेडी वो रिटायर हो चुका है, अब खुद की पर्सनल प्रैक्टिस करेगा तो फिर वो
उसके अंदर डर जो है नौकरी जाने का और बाकी सारी चीज़ों का खत्म हो चुका होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया कि अब आप दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिक्स सर्विस कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सर्विस कंडीशन है उनको फिक्स किया गया है। पार्लियामेंट को पावर नहीं गई है कि पावर दी नहीं गई है कि भाई सर्विस कंडीशन को चेंज कर दें। पार्लियामेंट को यदि पावर दे दी जाएगी तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट अपने अंडर में जजेस की सर्विस कंडीशंस चेंज कर सकता है और अपने अंडर में नचा सकता है उनको, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अगेन टेन्योर को सिक्योर किया गया है कि भाई आप एक बार जज बन गए हो तो आप यदि इम्पीच नहीं होते हो, आपको यदि निकाला नहीं जाता है तो आपको उतने जो भी टर्म है आपका, उन टर्म के लिए आपको सिक्योरिटी मिलेगी। आपको कोई भी निकाल नहीं सकता बहुत आसानी से एक्सेप्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट भी मैंने बोला है, अगेन इम्पीचमेंट को मैंने कोलोक्वियली ऐसा बोल दिया है, बट बार बार 3 या 4 लेक्चर्स हो चुके हैं जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इम्पीचमेंट वर्ड इज यूज ओनली फॉर द प्रेसिडेंट, बट कोलोक्वियली क्योंकि प्रोसीजर सेम है इसलिए हम लेमैन भाषा में इम्पीचमेंट को यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, मान लीजिए कोर्ट की आपने बेइज्जती कर दी। अब बेइज्जती कैसे कर सकते हो उसका आगे बहुत डिटेल में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कंटेम्प्ट किस किस प्रकार का होता है। सिविल कंटेम्प्ट होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप कंटेम्प्ट कर देते हो, यानी एक तरह से हिंदी में अगर लिटरली ट्रांसलेट करें तो आप कोर्ट की बेइज्जती कर देते हो, तो कोर्ट को पावर दी गई है कि उसको, उस व्यक्ति को वो पनिश कर सकता है, राइट। जैसे कि अभी रिसेंटली मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि कौन सा केस ऐसा सामने आया था जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से न्यूज में बहुत ज्यादा बंदा जो है उछला था, बंदे का नाम उछला था और बहुत न्यूज में रिसेंटली चला था और फिर कोर्ट ने 1 रुपए का फाइन लगाया था उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के कमेंट जरूर कीजिए। इस जुरिस्डिक्शन कांट बी कर्टेल्ड, बड़ा सिंपल है दोस्तों। हाई कोर्ट को जो पावर्स दी गई हैं, जो जुरिस्डिक्शन दी गई हैं, उनको कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट ज्यादा तो देखिए, मतलब बेसिकली ज्यादा कर किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन कम डेफिनेटली नहीं किया जाता। कर्टेल्ड का मतलब उसको और कम नहीं किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट या किसी भी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि जो उसका दायरा फिक्स किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उस दायरे को वो कम कर दे, यानी कि पावर को घटा नहीं सकता है। फ्रीडम टू अपॉइंट स्टाफ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टाफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर इवन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, जुडिशरी में एट लार्ज जो भी काम कर रहे हैं, वो स्टाफ अपने आप खुद अपॉइंट होके आएंगे। खुद अपॉइंट होके आएंगे इन द सेंस जुडिशरी खुद निर्णय लेगी कि किस बंदे को अपॉइंट करना है। सो इंडिपेंडेंस वहां पे रखा गया है। पार्लियामेंट का वहां पे कंट्रोल नहीं है कि पार्लियामेंट अपने बाबू अपने बंदे वहां पे फिट कर दे, बिठा दे, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो इंडिपेंडेंस, वो सेपरेशन वहां पे रखा गया। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगेन कंसोलिडेटेड फंड का मतलब मैं आपको कई बार हो चुका, बार बार लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ऐसा फंड है विच इज नॉट पुट टू वोट बाय द पार्लियामेंट। डिस्कस हो सकता है लेकिन पार्लियामेंट उस पर वोट नहीं कर सकता। तो सारे के सारे खर्चे और एक्सपेंसेस जो है कोर्ट के चलने के कंसोलिडेटेड फंड से निकाले जाते हैं, पार्लियामेंट उस पर वोट नहीं कर सकता। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 1973 सेपरेटेड जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल मिस हो गया दोस्तों, चलिए अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कौन सा आर्टिकल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 1973 में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया गया। कंडक्ट ऑफ जजेस कांट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एक्सेप्ट फॉर इम्पीचमेंट प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जजेस का जो कंडक्ट है, जजेस की जो कह सकते हैं जजेस के जो काम करने का तरीका है, जजेस के काम करने का तरीका सही है गलत है, उनके जजमेंट्स कैसे हैं कैसे नहीं है, इस बारे में पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता है। हाँ, इम्पीचमेंट यदि किसी का करना है तो इम्पीचमेंट मोशन के लिए खाली प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा जजेस के कंडक्ट के बारे में कोई भी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं कर सकता, उसके जजमेंट्स को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, सही गलत के बारे में कोई जांच नहीं कर सकता। जो जज ने बोल दिया वो जज ने बस बोल दिया, अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि उस पर कुछ भी आप कमेंट करो। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इज बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन जुडिशरी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रेसिडेंट खाली अपॉइंट नहीं करते, अगेन जुडिशरी के कंसल्टेशन के बाद ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाई कोर्ट। अब दोस्तों ट्रांसफर ऑफ जजेस का भी प्रोविजन एक दिया गया है कि भाई एक हाई कोर्ट से जो जज है वो दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूजुअल सर्कमस्टेंसेस में ऐसा कभी नहीं होगा। एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी और एक्सेप्शनल यदि रेयर केसेस हैं जहां पे एक्चुअली में पार्लियामेंट को लगता है कि भैया बहुत जरूरी है किसी जज को ट्रांसफर करना, तभी वो ट्रांसफर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में ये प्रोविजन दिया था कि इट इज एन एक्सेप्शनल मेजर टेकन ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट एज अ पनिशमेंट, जुडिशियल रिव्यू नेसेसरी बट ओनली द जज कैन चैलेंज इट। मतलब कि ये हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट, नॉट पार्लियामेंट,
सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी एक जज को दूसरे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, बट रेयर एक्सेप्शनल केस में जहां पे पब्लिक हित की बात हो, जहां पे पब्लिक के इंटरेस्ट की बात हो, वहीं पे ट्रांसफर जजेस का किया जा सकता है। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई किसी जज का आपको कंडक्ट पसंद नहीं आया और आपने पनिशमेंट की फॉर्म में उसको एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट घटिया जगह पे पनिशमेंट की फॉर्म भेज दिया, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आपको सही तरीके से, आपको एक्सेप्शनल केस में पब्लिक इंटरेस्ट जब की बात आएगी तभी आप उसको भेज सकते हो। और ऑफ कोर्स जुडिशियल रिव्यू इसमें किया जा सकता है। जज के पास पावर है कि वो जब चाहे तो इसको चैलेंज कर सकता है। चैलेंज कर सकता है मतलब कि जज अपने जो ट्रांसफर ऑर्डर है उसको क्वेश्चन कर सकता है कि भैया जुडिशियल रिव्यू किया जाए, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। सैलरी बड़ा सिंपल है दोस्तों, सैलरी जो है सैलरी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉट पार्लियामेंट। अगेन छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों, किनके केस में पार्लियामेंट करता है, किनके केस में प्रेसिडेंट करता है, ये सब चीजें आपको जरूर दिमाग में याद होनी चाहिए। तो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट कांट बी वेरी टू डिसएडवांटेज ऑफ जज आफ्टर अपॉइंटमेंट, ऑब्वियसली दोस्तों। एक बार उसकी जो सैलरी फिक्स हो गई उसको आप कम नहीं कर सकते, डिसएडवांटेज नहीं कर सकते हो, हाँ बढ़ा जरूर सकते हो, घटा नहीं सकते हो। एंड ही इज एंटाइटल्ड टू मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन भी उनको मिलती है। अब कुछ खास स्पेशल प्रोविजन है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, आपको जानने चाहिए। इसको बोला जाता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब दोस्तों क्या होता है कि प्रेसिडेंट एक बंदे को एक्टिंग चीफ जस्टिस तब अपॉइंट कर सकता है व्हेन ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज वेकेंट। मान लीजिए चीफ जस्टिस हमारा बीमार पड़ गया, या मान लीजिए उसको अर्जेंटली किसी काम से छुट्टी जाना पड़ा, या मान लीजिए कुछ भी और इमरजेंसी सिचुएशन में उसको ऑफिस यदि वेकेंट हो गया, डेथ हो गई, तो फिर ऑब्वियसली भाई अब वो पद खाली तो नहीं रहेगा, किसी ना किसी व्यक्ति की चीफ जस्टिस की जरूरत तो है। तो इसलिए प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस की फॉर्म में किसी एक बंदे को अपॉइंट कर सकता है जब उसका ऑफिस खाली हो, या फिर ही इज टेम्परेली एब्सेंट, या फिर ही इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। तीन कंडीशन है, बड़ी सिंपल और जेनरिक कंडीशन है। अगर इनकी वजह से चीफ जस्टिस काम नहीं कर रहा है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ एडिशनल जजेस भी अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। कब कर सकते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों, एडिशनल जजेस मतलब नॉर्मल जो जजेस हैं वो अपने काम को संभाल नहीं पा रहे हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, बर्डन बढ़ चुका है, तो टेम्परेरी पीरियड के लिए एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जाता है। जब बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट टेम्परेरी बढ़ जाता है या एरियर्स ऑफ वर्क इन हाई कोर्ट बढ़ जाता है, वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, तो टेम्परेरी एडिशनल जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। इसके अलावा एक होता है दोस्तों एक्टिंग जज। एक्टिंग जज का क्या मतलब होता है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट क्वालिफाइड पर्सन व्हेन द जज ऑफ हाई कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे मैंने बात किया था एक्टिंग चीफ जस्टिस, अब हम बात करते हैं एक्टिंग जज। सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर कोई जज ही इज अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस ड्यू टू एब्सेंस और एनी अदर रीजन, छुट्टी पे चला गया, डेथ हो गई सडनली, या फिर बीमार पड़ गया, अब उसका ऑफिस खाली तो नहीं रहेगा, कोई ना कोई बंदा तो भाई वहां पे जज का काम करेगा ना, तो इसलिए एक्टिंग जज प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। एंड ही इज अपॉइंटेड टू एक्ट टेम्परली एज चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। अब हम बात करते हैं अपॉइंटेड टू एक्ट टेम्परली एज चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, सिंपल है, मतलब चीफ जस्टिस की तरह भी अपॉइंट हो सकता है, वो दोनों ही पॉसिबिलिटीज। तो ये दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन और जेनरिक चीजें यहाँ पे खत्म हो गई। और ये सब छोटी छोटी बातें दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इनको आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। चाहे तो आप एक पेज में लिख लें इनको, छोटे छोटे नोट्स बना लें। मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा लंबा करके इलैबोरेट करके समझाया ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम थोड़े से पावर्स और जुरिस्डिक्शन की हम बात करते हैं। पावर्स और जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि क्या क्या दायरे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट सुना सकता है। पहला होता है दोस्तों ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि कौन से ऐसे मैटर्स है जहां पे केस को डायरेक्टली हाई कोर्ट में लाया जा सकता है। जब भी वर्ड ओरिजिनल यूज हुआ हो दोस्तों, ओरिजिनल का मतलब होता है खुद का अपना। तो सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी दोनों में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है ऐसे केसेस जो डायरेक्टली हाई कोर्ट में डायरेक्टली आ सकते हैं, डायरेक्ट वहां पे आप हाई कोर्ट में उनको केस फाइल कर सकते हो और लड़ सकते हो। मैटर्स ऑफ एडमिरल्टी, विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारे मैटर्स हैं। विल मतलब कि अगर आदमी मर गया और उसकी भाई विल नहीं है, प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी। मैरिज शादीशुदा, शादी की बात। डाइवोर्स मतलब कि तलाक की बात। कंपनी लॉस, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारे मामले डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस ऑफ एमपी एमएलए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीज और एमएलए के हमारे इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट हुआ, डायरेक्टली मैटर हाई कोर्ट देखेगा।
रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर्स एक्ट ऑर्डर डन इन रेवेन्यू कलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू कलेक्शन पैसा कौड़ी के लेके रिलेटेड अगर कोई केस हुआ, मैटर हुआ, डायरेक्टली मैटर कौन देखेगा? हाई कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को यानी कि पावर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को पावर है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को पावर नहीं है, लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब आप ये मत समझे दोस्तों कि ऐसा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ यहीं पे केसेस लाया जा सकता है, ये गलत है। ये सोचना गलत है। कई लोग ये सोच लेते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि बस हाई कोर्ट में ही ये केस ला सकते हैं। नहीं दोस्तों, दूसरी जगहों पे केसेस भी जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ना आके अपील के थ्रू आना उनका कंपलसरी है। जैसे कि कुछ अभी आगे मैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन की बात करूंगा, वहां पे और डिटेल में बात करूंगा। मतलब कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में पहले फाइल हुआ है केस, वहां पे कह दिया गया है कि भैया अब हमारा केस सॉल्व यहाँ पे नहीं हुआ, तो अपील की जाती है फिर हाई कोर्ट में कि भैया अब हायर कोर्ट हमारे केस को सॉल्व करे। तो दोज आर द केसेस व्हिच कम थ्रू द एपिलेट जुरिस्डिक्शन बोथ टू द हाई कोर्ट एंड सिमिलरली इट कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वो मैटर सिर्फ अपील के थ्रू जा सकते हैं, बट ओरिजिनल मतलब डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो दोस्तों हर कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स के सिटीजंस की जहां बात आती है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि भाई सबऑर्डिनेट कोर्ट में मान लीजिए कोई मैटर लग गया जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात आ गई, तो हाई कोर्ट बोलेगा कि अब तुम्हारे दायरे के बाहर है, लाओ मुझे दो और मैं डायरेक्टली इस केस को सॉल्व करूंगा। हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली है ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ हायर वैल्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि यूजुअली जो सिविल जुरिस्डिक्शन है वो यूजुअली लोअर कोर्ट्स करते हैं, सिविल मैटर्स को लोअर कोर्ट्स डील करते हैं। बट लेकिन कुछ ऐसे हाई कोर्ट है कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास के इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, जो कि बहुत हाई फाई वैल्यू के यदि सिविल केसेस हैं उनको डायरेक्टली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे भी ले लेता है। बहुत ज्यादा मान लो महंगी जमीन का मैटर हो गया, विवाद हो गया, करोड़ों में है, मान लो 50 करोड़ 100 करोड़, इतना ज्यादा बड़ा मैटर हो गया। अब ये छोटे मोटे कोर्ट जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें यूजुअली डील नहीं करते, बिकॉज उनके जो अपर कैप है उसका, किसका, पेक्यूनरी वैल्यू, मैंने आपसे डिस्कस किया था सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो फिक्स की गई है, तो इसलिए उसके बियॉन्ड हाई कोर्ट जो है वहां पे डील करता है। दूसरा आता है दोस्तों रिट जुरिस्डिक्शन। रिट जुरिस्डिक्शन बड़ा सिंपल है दोस्तों, ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर मैंने सारे का सारा रिट्स और रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। प्लीज दोस्तों अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज फंडामेंटल राइट्स के लेक्चर को मेरे जाके देखें। रिट्स जो होते हैं बेसिकली हमारे 5 तरह के होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो। उनका सबका मीनिंग क्या है मैंने बहुत डिटेल में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, और कोर्ट उनका कैसे यूज कर सकता है फंडामेंटल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आप देख सकते हैं। बेसिकली जहां पे भी फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट की बात आती है और कोर्ट को लगता है कि फंडामेंटल राइट सिटीजंस के एनफोर्स नहीं हो रहे हैं, तो कोर्ट अपने रिट जुरिस्डिक्शन का यूज कर सकता है, और ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एपिलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एपिलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है वो केसेस जो अपील के थ्रू सुप्रीम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, और जनरली जो केसेस होते हैं सिविल केसेस ज्यादा होते हैं जो अपील के थ्रू आते हैं। मैंने आपको बताया First appeals from orders and judgments of the district courts, additional district courts, subordinate courts on both questions of law if amounts exceed stipulated limit। बताया मैंने आपको कि भाई मान लीजिए एक गिवन पेक्यूनरी अमाउंट है, उससे ज्यादा अमाउंट का कोई केस आ गया, महंगे अमाउंट का आ गया, तो पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में लगेगा, बट वहां पे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर अपील के थ्रू हाई कोर्ट में जा सकता है। सेकंड अपील्स फ्रॉम ऑर्डर जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन केस इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली, यानी कि सेकंड अपील दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जो सेकंड अपील है, मतलब सेकंड अपील का मतलब पहले अपील कहाँ गई, जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से गई अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट में, अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो सेकंड नंबर की अपील फिर कहाँ चले जाएगी, वो हाई कोर्ट में जा सकती है, बट इन्वॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं आएगी, यहाँ पे बात आएगी क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ को इंटरप्रेट करने की बात यदि है तभी हाई कोर्ट उस केस को सेकंड अपील में इंटरप्रेट करेगा। कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस स्टेटमेंट को थोड़ा लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील्स का भी प्रोविजन दिया गया है। इंट्रा कोर्ट अपील का मतलब होता है दोस्तों कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हाई कोर्ट का एक सिंगल जज केस को डिसाइड कर लेता है। मान लीजिए अपील के थ्रू कोई केस आया, छोटा मोटा केस आया, और एक ही जज ने अपना जजमेंट सुना दिया, तो उसमें क्या हो जाता है दोस्तों, अगर मान लीजिए एक्यूज पर्सन अभी भी संतुष्ट नहीं है अपने जजमेंट से, तो उसके पास एक और मौका होता है कि वो अपील को कहाँ लेके जाए, डिवीजन बेंच में लेके जाए ऑफ द सेम हाई कोर्ट।
डिवीजन बेंच का क्या मतलब होता है भाई, एक जज की बेंच बनाई जाती है और उस जज को स्पेशली डिवीजन बेंच के नाम से जाना जाता है कि अगर एक जज ने डिसीजन सुनाया है और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप अपने अपील को डिवीजन बेंच में ले जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स जो हैं, ट्रिब्यूनल्स के जो डिसीजंस हैं, मैटर्स, वहां पे अगर किसी को संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो भी डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट में जाकर के केस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन और इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये बार बार आएगा आपको दोस्तों, डिवीजन बेंच क्या होता है, इंट्रा कोर्ट अपील्स क्या होती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार देयर इज क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्रिमिनल केसेस में कब होता है दोस्तों, अपील्स फ्रॉम जजमेंट्स ऑफ सेशंस कोर्ट, एडिशनल सेशंस कोर्ट लाई टू द हाई कोर्ट इफ सेंटेंस ऑफ imprisonment for more than 7 years, कैपिटल पनिशमेंट awarded by सेशंस कोर्ट has to be confirmed by high court before it can be executed। ठीक, मैंने आपको बताया था दोस्तों सबऑर्डिनेट कोर्ट के केसेस में सिविल साइड में यू हैव द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड ऑन क्रिमिनल साइड यू हैव द सेशंस कोर्ट। सिविल साइड में यू हैव द डिस्ट्रिक्ट जज एंड देयर यू हैव द सेशंस जज। प्लीज जाएं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लेक्चर को रिवाइज करें। तो यदि मान लीजिए क्रिमिनल कुछ ऐसे केस है जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऐसा कोई केस है जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा सुनाई है, तो उस केस में जो मैटर है वो अपील के थ्रू हाई कोर्ट में जा सकता है। या फिर अगर कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु की यदि सजा सुनाई है, वहां पे भी वो सजा को हाई कोर्ट से कंफर्मेशन मिलना पड़ेगा, चाहे अपील हो चाहे अपील ना हो, तो भी कंफर्मेशन जब हाई कोर्ट की मिलेगी तभी तभी उस सजा को सुनाया जाएगा। ठीक, रिट जुरिसडिक्शन ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, वापस से आप जाके देख सकते हैं, दोबारा से रिपीट हो गया है, अच्छी बात है, आपको दोबारा याद आ जाएगा। नाउ सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन जो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी कोर्ट हैं स्टेट के अंदर और ट्रिब्यूनल्स हैं एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मिलिट्री से रिलेटेड जो कोर्ट्स हैं और मिलिट्री से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको छोड़ के बाकी जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स जो स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के अंदर में काम कर रहे हैं, उन सब के ऊपर हेलो हेलो हाई कोर्ट का होता है। इसके बाद दोस्तों रिविजनल जुरिसडिक्शन होता है। रिविजनल जुरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि अपने ही डिसीजन को दोबारा से रिवाइज करने की पावर हाई कोर्ट्स को दी गई है। यानी कि हाई कोर्ट चाहे और उसे लगे कि मैंने जो डिसीजन सुनाया था वो गलत था या फिर अन्य, या फिर उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मिसिंग रह गए थे जिनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, तो हाई कोर्ट ऐसा बिल्कुल कर सकता है। रिविजनल जुरिसडिक्शन की पावर उसको है एंड इट कैन बी सुओ मोटो एज वेल एज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कंप्लेन करे कि आप उसको रिव्यू करिए तो भी रिवाइज कर सकता है, या फिर सुओ मोटो खुद से चाहे, अगर उसका खुद से मन करता है तो खुद से भी वो क्या कर सकता है, अपने जजमेंट को रिवाइज कर सकता है। देन वी हैव कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन के तहत सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हाई कोर्ट के अंदर हैं। कैसे अंदर हैं ये हम डिटेल में थोड़ा और बात कर लेते हैं। पहली चीज, ये गवर्नर के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वापस से रिवाइज हो रहा है कि कंसल्टेड, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के भी लेक्चर में आपको बताया था कि कंसल्टेड बाय गवर्नर इन मैटर्स ऑफ पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन ऑफ डीजे, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन टू जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट्स अदर देन डीजे। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कि कौन से आर्टिकल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स हाई कोर्ट गवर्नर की कंसल्टेशन में सारे के सारे जजेस को पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन ऑफ डीजे, सारी की सारी चीजें ये सारे के सारे गवर्नर करते हैं इन दी in consultation with the High Court, right? Law is binding on all subordinate courts functioning as territorial jurisdiction in the same sense as law is declared by Supreme Court is binding on all courts. जैसे कि हमारे देश का सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ बनाया जाता है दैट इज बाइंडिंग ऑन ईच एंड एवरी कोर्ट इन द कंट्री। कोई भी कोर्ट अब ये नहीं कह सकता कि भैया आपने जो लॉ सुना है वो गलत है, इसको चेंज किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायालय जो है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है। ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट का भी जो लॉ है वो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है सबके ऊपर पालन होना अनिवार्य है, बाध्य है। ठीक है दोस्तों, it deals with posting, promotion, leaves, transfer, discipline of members, judicial service of state other than DJs। ठीक दोस्तों, ये क्लियर है, पहले भी बता चुका हूँ कि DJs के अलावा जितने मेंबर्स ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट हैं उन सब की पोस्टिंग, प्रमोशन, लीव्स, ट्रांसफर, डिसिप्लिन ऑफ मेंबर्स सारा का सारा किसके अंडर में है, सारा का सारा हाई कोर्ट के डायरेक्टली अंडर में है। वेयर एज DJs की अगर हम बात करें तो वहां पे गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट है, यहाँ पे डायरेक्टली हाई कोर्ट को पावर है।
दोनों छोटे छोटे जो माइनर डिफरेंसेस हैं इनको याद रखिएगा, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। Withdraw a case pending in subordinate court if it involves a substantial question of law that requires the interpretation of constitution, can dispose of these cases itself / determine the question of law plus return the case to subordinate court with judgment। ठीक, पहले भी मैंने आपको बताया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इसे लगता है कि कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट में ऐसा केस है विच इन्वॉल्व्स द क्वेश्चन ऑफ लॉ की जब बात आती है तो ये वापस उस केस को खुद के ऊपर ले सकता है और अपने मन से खुद डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर सकता है हाई कोर्ट, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नाउ वी कम टू द क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस कि भाई हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट, बड़ा सिंपल है। पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियस रीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। दूसरा नो मिनिमम एज स्पेसिफाइड, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट के द्वारा कोई मिनिमम क्राइटेरिया एज का नहीं दिया हुआ है। लेकिन शुड हैव अ जुडिशियल ऑफिस इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years, बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। यानी कि कोई भी जुडिशियल ऑफिस हमारे देश में अगर 10 साल तक के वो होल्ड किया हुआ है या फिर एडवोकेट रहा है हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, इन दोनों ही परिस्थितियों को सेटिस्फाई करने के बाद ही आप हाई कोर्ट के जज बनने के काबिल होगे। इसके पहले डायरेक्टली आपको हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता। 10 साल आपको एडवोकेट होना पड़ेगा, 10 साल आपको यहाँ कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड करना पड़ेगा। जुडिशियल ऑफिस का मतलब हो गया, हो सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का जुडिशियल ऑफिस हो, जेएमएफसी हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, डीजे हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, सेशंस कोर्ट जज हो सकता है, अदरवाइज और भी जो पोस्ट हैं वो सब हो सकती हैं। नो प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का जब मैं लेक्चर आपको मैं बताऊंगा वहां पे मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के केस में एक प्रोविजन रखा गया है कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किया गया है कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को जज वहां का बनाया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओथ जो है दोस्तों बड़ा सिंपल है, ओथ कौन दिलाते हैं हमारे स्टेट में, हमारे गवर्नर दिलाते हैं या फिर एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोटे डिफरेंसेस फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। अपॉइंटमेंट इनकी प्रेसिडेंट करता है लेकिन ओथ दिलाते हैं हमारे गवर्नर। ओथ क्या होता है, बड़ा सिंपल है, बियर ट्रू फेथ प्लस अलीजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, यस ठीक है, फुली एंड फेथफुली हमारे संविधान को उच्च मानते हुए काम करेगा। अपहोल्ड सॉवरेनिटी प्लस इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन रखेगा, अपहोल्ड करेगा। अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, ठीक, संविधान और उसके कानून को उच्च दर्जा देगा। ड्यूली फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस विदाउट फियर ऑफ फेवर अफेक्शन और इल विल, ठीक। ड्यूली फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिस। क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको कि फेथफुली अपने फुल निष्ठा से, है ना, निष्ठा से, दिल से, अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी से, नॉलेज से और जजमेंट से he will perform the duty of his office without fear of favor affection or ill will, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी के प्रति अपने बुरी कुछ भी कामनाएं रखते हुए अपनी ड्यूटीज को फेथफुली डिस्चार्ज करेगा। टेन्योर की हम बात करते हैं, टेन्योर जो है 62 ईयर्स तक होता है जजेस का। सुप्रीम कोर्ट के केस में 65 होता है, हाई कोर्ट के केस में 62 होता है। इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। रिजाइन जब चाहे वो कर सकते हैं, रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट को लिखा जाएगा, गवर्नर को नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, प्रेसिडेंट को लिखा जाएगा। कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जज को हटाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। प्रोसीजर इज वेरी सिमिलर टू इम्पीचमेंट। आगे नेक्स्ट जो हम टॉपिक है वही डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर है। वेकेट्स हिज ऑफिस व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियस बात है दोस्तों, अगर उसे सुप्रीम कोर्ट का जज की तरह अपॉइंट कर दिया गया तो अपने ऑफिस को छोड़ देगा। इसके बाद दोस्तों हम कंटेम्प्ट को देख लेते हैं। मैंने कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था कि कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए सुप्रीम हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो पनिश कर सकता है लोगों को। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्ट का लिटरल मीनिंग में अगर हम देखें, हिंदी में बोलें तो कोर्ट की बेइज्जती। तो कोर्ट की बेइज्जती जो है वो किस किस तरीके से हो सकती है, एक सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है, दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट के अंदर क्या क्या आता है, विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द अदर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। मान लीजिए कोर्ट ने कोई जजमेंट सुना दिया और जजमेंट सुनाने के बाद भी जो बंदा है उस जजमेंट का पालन नहीं कर रहा है। कोर्ट ने बोल दिया कि भाई तुम दोषी ठहराए गए हो, या कोर्ट ने बोल दिया तुम्हें 10,000 या 20,000 का फाइन देना है, लेट्स से ये सजा तुम्हारी है, लेकिन तुमने कोर्ट की जो है बेइज्जती कर दी, तुमने बोला जा जो करना है कर ले, मैं फाइन नहीं दूंगा, भाड़ में जावे, 20,000 मैं नहीं दूंगा, चल जा। अगर ऐसा बोल दिया तो दैट मीन्स आपने कोर्ट की क्या कर दी, कोर्ट के जो न्याय है, फैसला है, उसकी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती कर दी तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उसके लिए
सजा दे सकता है। विलफुल ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग टू अ कोर्ट, ठीक, कोर्ट की जो अंडरटेकिंग है उसने ब्रीच कर दिया विलफुली, तो उस केस में पनिशमेंट मिल सकती है। क्रिमिनल कंटेंट का क्या मतलब दोस्तों? पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एक्ट व्हिच स्कैंडलाइज द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट और प्रेजुडिस और इंटरफियर विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग और इंटरफियर ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस और एनी अदर मैटर। मान लीजिए आपने ऐसा कोई पब्लिसाइज कर दिया मटेरियल या ऐसा कोई एक्ट कर दिया जिससे कोर्ट को अपने न्याय शैली न्याय की प्रक्रिया को बढ़ोतरी देने में मुश्किल पड़ रही है, तकलीफ हो रही है, अगर आपने ऐसा कोई काम कर दिया, दैट मीन्स आपके ऊपर क्रिमिनली क्रिमिनल ऑफेंस आपके ऊपर, मतलब क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए आप दोषी ठहराए जाओगे, क्योंकि आप कोर्ट के काम को कभी रोक नहीं सकते, कोर्ट की पब्लिकली बेइज्जती नहीं कर सकते, कोर्ट के बारे में आप अनाप शनाप बातें नहीं कर सकते हो, है ना। और पब्लिकली, खासकर दोस्तों पब्लिकली लिखा हुआ है। अगर आप पर्सनली जज के पास जाओ, लॉयर के पास जाओ, केस लड़ो, आपको कोई दिक्कत है, सारा का सारा प्रोसीजर लॉ के अंदर दिया हुआ है कि भाई यहाँ संतुष्ट नहीं हो तो आप अपील के थ्रू ऊपर जाओ, वहां संतुष्ट नहीं हो तो आप और दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे प्रोसेसेस लॉ के अंदर दिए हैं दोस्तों, लेकिन जबरदस्ती आपको फालतू पब्लिकली आपको उसको डिसरिगार्ड करना, उसकी अथॉरिटी को गाली गलौज करना, उल्टा पुल्टा मटेरियल जो है पब्लिश करना, ये क्लियरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर में आता है, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं अभी करेंटली कौन सा केस जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बहुत फेमस हेडलाइंस में था। इसके अलावा इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दोस्तों। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि दी जजमेंट्स हैव एविडेंशियरी वैल्यू, रिकॉग्नाइज्ड लीगल प्रेसिडेंसेस, लीगल रेफरेंसेस एंड कैन बी क्वेश्चन व्हेन प्रोसीड बिफोर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो भी डिसीजन हाई कोर्ट सुनाएगा उसके सारे जजमेंट्स हैव एविडेंशियरी वैल्यू, लीगल रेफरेंसेस, मतलब कि जब भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई जजमेंट सुना रहा होगा कोई जज, तो हाई कोर्ट के जजमेंट्स को एज एविडेंस यूज कर सकता है कि देखो जजमेंट पहले ऐसा केस हुआ था, इसमें ये जजमेंट सुनाया गया था, ठीक है। लीगल रेफरेंस के लिए, लीगल प्रेसिडेंस के लिए, सारे के सारे काम के लिए लिखा जाता है, तो सारे के सारे जजमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। लास्ट टॉपिक दोस्तों इज रिमूवल ऑफ जजेस। ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, प्रेसिडेंट का जैसा प्रोसेस है एग्जैक्टली सेम हाई कोर्ट के जज का प्रोसेस है, एग्जैक्टली सेम सुप्रीम कोर्ट के जज का भी प्रोसेस है, प्रोसेस तीनों के लिए एग्जैक्ट सेम है, इवन कैग के लिए भी एकदम सेम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चारों बॉडीज का जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है लगभग सेम है, एक साथ पढ़ें ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो जाए। हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, प्रेसिडेंट एंड कैग, ऑल ऑफ देम हैव सिमिलर प्रोसीजर फॉर रिमूवल, ठीक। अब मैं आपसे ये कहूंगा क्या है दोस्तों, चलिए वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जज कैन बी रिमूव बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। प्रेसिडेंट यदि ऑर्डर जारी करेंगे तो ही जज का रिमूवल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के केस में ऑर्डर कौन जारी करेगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मोशन को कौन स्टार्ट करेगा, और प्रेसिडेंट के केस में बस थोड़ा सा अलग होता है। प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डर ओनली आफ्टर एन एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंट टू हिम इन द सेम सेशन। उसी सेशन में पहले प्रेसिडेंट को एड्रेस जो है जाना पड़ेगा, एड्रेस जाने के बाद प्रेसिडेंट तभी जाके एक ऑर्डर इशू कर सकता है। ग्राउंड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवन मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, दो ही ग्राउंड है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ग्राउंड जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं उन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे मुकदमा कायम हो सकता है। आइए हम प्रोसेस को देखते हैं। यदि प्रोसेस की हम बात करें तो जो रिमूवल मोशन है इट नीड सिग्नेचर ऑफ 100 लोकसभा मेंबर्स या फिर 50 राज्यसभा मेंबर्स, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोशन तभी स्टार्ट होगा जब लोकसभा के 100 मेंबर्स का सिग्नेचर हो या राज्यसभा के 50 मेंबर्स का सिग्नेचर हो। उसके बाद उस मोशन को किसको दिया जाता है, स्पीकर को दिया जाता है या किसको दिया जाता है, चेयरमैन को। यदि स्पीकर या चेयरमैन ने मोशन को एडमिट कर लिया, वो भी कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि एडमिट हो जाए, लेकिन अगर एडमिट कर लिया तो 3 मेंबर की कमेटी बनाता है। वो कौन कौन होते हैं उसमें मेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये 3 लोग जो है कमेटी के मेंबर होते हैं, और इस कमेटी में जो है रिपोर्ट पूरी की पूरी देखती है, और उसके बाद इफ फाउंड गिल्टी बाय द कमिटी हाउस कैन कंसीडर द मोशन। यदि गिल्टी पाया जाता है तो हाउस मोशन को कंसीडर करेगा। उसके बाद वहां पे वोटिंग होगी एंड इट नीड्स टू बी पास सेपरेटली बाय ईच ऑफ बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है दोस्तों 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो स्पेशल मेजोरिटी का प्लीज मतलब आप समझिए। और जब ये पास हो जाता है मोशन दोनों हाउस में सेपरेटली, तब जाके प्रेसिडेंट रिमूवल का ऑर्डर जारी कर सकता है। और प्लीज मैं चाहूंगा कि आप एक बार हिस्ट्री जाके पढ़ें कि हमारे इंडिया के इतिहास में कौन कौन से जजेस को अभी तक इम्पीच किया जा चुका है, और हैं तो कितने हैं और क्या केस था, ताकि थोड़ा सा आपको पर्सपेक्टिव मिले और थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है।
इसके साथ दोस्तों हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अगेन मैं कहूँगा आपसे दोस्तों कि थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें। मैंने पूरे के पूरे पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेरे लेक्चर को देखेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी टॉपिक छूटेगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जाते-जाते वापस रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबाएँ ताकि मुझे नए वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। गुड बाय।